उज्जैन में मुख्यमंत्री मोहन यादव पर इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी जिसमें यह आरोप लगाया गया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके परिवार और उनके सहभागिता वाली रियल एस्टेट कंपनियों ने उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों में कम से कम 137 प्लॉट खरीदे हैं जो 168 एकड़ में फैले हुए हैं, और ये प्लॉट उन इलाकों में हैं जिन्हें शहरीकरण का सबसे ज्यादा फायदा मिला। भुवनेश जी, आपके पास सबसे पहले आ रहा हूं क्योंकि सबसे कम दूरी पर आप बैठे हैं मध्य प्रदेश उज्जैन में जो ये हो रहा है। रिएक्शन क्या है उज्जैन में, इंदौर में और भोपाल में? देखिए, जहां तक रिएक्शन की बात है तो आम जनता, उज्जैन की जहां तक बात होती है तो उज्जैन की जनता, तो ये सारी बातें छपती बाद में है, वो तो लोकलाइट्स हैं तो उन्हें सभी पता होता है। उज्जैन के लोकल जर्नलिस्टों को भी सारी बातें पता होती हैं जो बाद में राष्ट्रीय स्तर के अखबार की सुर्खियां बनी। लेकिन अमूमन यहाँ पर जो नेचर है वो यही है कि सत्ता है, मुख्यमंत्री है, तो ये पब्लिक चर्चा नहीं होती। अच्छा, हम इस बारे में बात कर रहे हैं और 23 जून को इंडियन एक्सप्रेस ने आज से 3 दिन पहले इस बात का खुलासा किया अपनी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी में, जिसमें कि मुख्यमंत्री उनके परिवार से जुड़े जमीनी सौदों का जिक्र था और उसके साथ जो सबसे बड़ी बात हितों के टकराव की बात थी कि जमीनों की खरीदने की टाइमिंग और उसके बाद वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसको लेके जो सवाल उठाए थे, इस मसले के ऊपर भी अगर मोटे मोटे तौर पर मान लिया जाए कि अखबार अगर सुबह 6 बजे आता है, 7 बजे तक ये जो पूरी खबर थी जंगल की आग की तरफ फैली हुई थी। रात के 11 बजे वो भी बीजेपी के हेमंत खंडेलवाल आते हैं और उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। और आज 3 दिन बाद भी यहाँ इस बात का जरूर जिक्र है कि जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने खुद मीडिया के सामने नहीं आए। आरोप जो भी लगे हैं वो उनके ऊपर लगे, उनके परिवार पे लगे, परिवार के सदस्यों पे लगे, न कि किसी सिस्टम पे, किसी टेंडर का घोटाला नहीं है, किसी प्रोसेस को वॉयलेट किया गया ऐसा नहीं है, बल्कि ये तो सीधे सीधे उनके ऊपर है। ऐसे में अभी तक उनकी तरफ से वो नहीं आया। ये बात जरूर है कि उनकी तरफ से एक अलग तरह का इन्फ्लुएंसर वॉर शुरू हुआ है। बड़ा दिलचस्प है देखना कि कई इन्फ्लुएंसर के जरिए इस तरह के वीडियो बना के सोशल मीडिया पर एक और छेड़ा जा रहा है कि ये सीएम को जो है बदनाम करने की कोशिश की गई। ये लेकिन मेरा ज्यादा सवाल इस बात को लेकर के था कि आपने बताया पॉलिटिकल रिएक्शन में देरी हुई, ये स्पष्ट है। सुबह 6 बजे अखबार सबके घर पहुंच जाते हैं, 11 बजे प्रदेश अध्यक्ष एक तरह से सफाई देने आए जिन्होंने कहा कि आरोप झूठे हैं। तो उसके बाद दिल्ली में अमित मालवीय जो IT सेल देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनकी ओर से आया। किसी बड़े नेता का अभी तक नहीं आया है और सीएमओ की ओर से भी अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं है इस पर, क्योंकि एक पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल है जो आधिकारिक जिसकी पुष्टि नहीं हुई है। हाँ बिल्कुल, एक सोशल मीडिया पे उसी दिन एक वायरल हुआ था 6, 7, 8 पॉइंट में जिसका स्पष्टीकरण था, लेकिन वो फेक बताया गया सीएमओ की तरफ से, सीएम ऑफिस की तरफ से, खुद मुख्यमंत्री की तरफ से। इस मसले पर अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं है। अमित मालवीय की सफाई और हेमंत खंडेलवाल की, दोनों की सफाई जो है, दोनों की सफाई में जो पॉइंट उठाया गया कि उनके मुख्यमंत्री काल में कोई लैंड में बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो इससे फिर स्पष्टीकरण किया गया। उस रिपोर्ट में भी था कि उन्होंने बाकायदा सौदों का जिक्र किया है कि मुख्यमंत्री काल में रहते हुए भी किस तरीके से 2024-25 में किस तरीके के साथ जो जमीनें खरीदी गई। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो हितों का टकराव, उसको भी फिर से एक बार दोहराया गया। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री अभी तक इसमें सामने नहीं आए, ये फैक्ट है, ये यहाँ का सबसे बड़ा फैक्ट है। और इसी मसले को कांग्रेस उठा भी रही है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसी मसले पर जो कांग्रेस के यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष है मध्य प्रदेश के जीतू पटवारी, उन्होंने भी एक ओपन लेटर जारी किया है और उसमें भी यही बात कही है कि जो मसला पूरे देश में बहस का सबब है उस पर मुख्यमंत्री मौन क्यों है। तो विपक्ष इस तरह से हमलावर है। जीतू पटवारी ने न केवल भोपाल प्रेस कॉन्फ्रेंस की बल्कि दिल्ली में भी पवन खेड़ा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जो उस इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने जो भी एलिगेशंस लगाए हैं वो उन्होंने दोहराए। अब सवाल ये उठ रहा है कि इस पूरे मसले पर, क्योंकि अभी आज ही जब हम बात कर रहे हैं तो भोपाल के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे थे, सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा भी ले रहे हैं, लेकिन ये सवाल सभी के मन में है कि क्या इस मसले के ऊपर वो खुद आएंगे सामने और क्या सफाई देंगे, इस मसले के ऊपर कुछ बोलेंगे। लेकिन इस मसले पर उनकी जो चुप्पी है वो यहाँ पर एक चर्चा का विषय जरूर बनेगी। सिर्फ रिकॉर्ड के लिए मैं बता देता हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष भी इस मामले में महत्वपूर्ण है। 25 जून को एक्स पर अमित मालवीय ने यह लिखा कि मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके निकट परिवार की जमीन होल्डिंग में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इस पे एक रिबेटल छापा इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर जय मजूमदार ने, जिन्होंने सबसे पहले ये स्टोरी की थी, तो इसका एक खंडन छापा और उसमें ये कहते हैं कि आधिकारिक जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं
वो इस दावे का खंडन करते हैं। और रिपोर्ट जो इटसेल्फ, जो ओरिजिनल इंडियन एक्सप्रेस ने पहली रिपोर्ट छापी थी, उसमें वो मेंशन भी है कि परिवार और जिन कंपनियों में मोहन यादव की हिस्सेदारी है, उनकी होल्डिंग उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद बढ़ी है, ऐसा एक्सप्रेस कह रहा है। और वो कहते हैं कि मोहन यादव की बहू शालिनी ने जून जुलाई 2025 में उज्जैन के गंगेड़ी में 10.35 एकड़ में फैले 12 प्लॉट लगभग 1 करोड़ रुपए में खरीदे, और ये जमीन अपग्रेड किए गए उज्जैन बदनगर और उज्जैन इंदौर हाईवे के जंक्शन के पास है। इसी तरह श्री सिद्धि विनायक डेवकॉन्स प्राइवेट लिमिटेड ने दिसंबर 2024 से मार्च 2025 के बीच उज्जैन के सवारा खेड़ी, ये नाम आप बार बार सुनेंगे इस रिपोर्ट में, सवारा खेड़ी और कस्बा उज्जैन में करीब 2.5 एकड़ के कम से कम 3 प्लॉट 2.25 करोड़ रुपए में खरीदे। इस कंपनी में मोहन यादव और उनकी पत्नी सीमा की हिस्सेदारी क्रमशः 47.3 और 25.5% है। एक और कंपनी का जिक्र हो रहा है, मंगल मूर्ति इंफ्रा। तो ये तो अभी स्पष्ट नहीं है एक्सप्रेस की रिपोर्ट में भी कि इसका डायरेक्टर कौन है, पर ये जरूर है कि मंगल मूर्ति इंफ्रा जो एड्रेस इस्तेमाल करती है वो यादव फैमिली का एड्रेस है 180 अब्दलपुरा, और ये mp.bjp.org पर मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से डिक्लेयर किया गया एड्रेस भी यही है। और अप्रैल 2023 में days before the new Ujjain master plan announced land use change, the company bought over 20 acres in Ujjain's सवारा खेड़ी। तो अमित मालवीय का एक बुनियादी तर्क ये भी था कि उज्जैन का वो मास्टर प्लान जिसकी बार बार बात हो रही है कि वो कब अनाउंस हुआ, वो मई में अनाउंस हो गया था, मई 2023 में। मोहन यादव मुख्यमंत्री बने दिसंबर 2023 में, यानी कि मास्टर प्लान पहले से ही पब्लिक डोमेन में था मुख्यमंत्री बनने के पहले ही, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला नहीं बनता है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ये कहता है कि अप्रैल 2023 में ही जब मास्टर प्लान अनाउंस नहीं हुआ था, इस कंपनी ने 20 एकड़ की जमीन उज्जैन के सवारा खेड़ी में खरीदी है। ये इंडियन एक्सप्रेस ने इसके रेबिटल में छापा है। ये मैं सिर्फ फैक्ट्स के लिए रख दे रहा हूं ताकि आगे की बातचीत में सहूलियत रहे। राजदीप जी, जो रिएक्शन है अब तक इस मसले पर, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भाजपा की जब बात होती है तो उसमें इस तरीके के आरोप मुख्यमंत्रियों पर बहुत आम नहीं है, मुख्यमंत्री स्तर के नेता के लिए। और अभी तक किसी भी बड़े स्तर के, अमित मालवीय और मध्य प्रदेश बीजेपी इकाई के प्रदेश अध्यक्ष, इन दो ही लोगों का रिएक्शन आया है। दिल्ली से किसी प्रवक्ता का, दिल्ली से किसी कैबिनेट मंत्री का, अक्सर जो कांग्रेस पर हमलावर होने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कोई रिएक्शन नहीं है। इस रिएक्शन में कुछ आप बिटवीन द लाइंस पढ़ रहे हैं क्या? देखिए कुलदीप जी, बीजेपी की ये हमेशा स्ट्रेटेजी पिछले 12 साल में रही है। अगर कोई एम्बैरेसिंग इशू हो, ऐसा इशू हो जहां बीजेपी को कटघरे में रखा जाएगा, तो वो ज्यादातर टीवी पर आते नहीं। पहले दिन जब ये स्टोरी ब्रेक हुई, हमने लगातार कोशिश की कि बीजेपी का कोई प्रवक्ता आए, इस पर बात करे। हमें कहा गया बीजेपी का कोई प्रवक्ता इस पर नहीं आएगा। तो यानी पहले दिन तो कोई, केवल मुझे लगता है रात को 11 बजे खंडेलवाल जी जो बीजेपी के मध्य प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की। यानी पूरे दिन के लिए बीजेपी ने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की और साफ कहा कि हमारा कोई प्रवक्ता टीवी पर नहीं आएगा। अगले दिन या 2 दिन बाद प्रदीप भंडारी जो बीजेपी के प्रवक्ता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि आप देखिए, हमारे पास सबूत है कि खड़गे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बेटे प्रियंक खड़गे, वो इसी तरह से एक लैंड स्कैम में हैं। उनकी जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट में उन्होंने कई एकर्स खरीदे हैं, कई प्रॉपर्टीज उनके नाम पर हुई है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने मोहन यादव के बारे में बात नहीं की, उन्होंने एक तरह से वॉट अबाउटरी की कि आप तो बात कर रहे हैं मोहन यादव की, हमारे बारे में पूछ रहे हैं, हम तो आपको बता रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में आप हमें बताइए। फिर उसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता तैयार हुए और चैनल भी तुरंत डिबेट के लिए तैयार हो। पहले दिन तो टीवी चैनल हमारे एक या हम और आज तक को छोड़ के किसी चैनल ने इसको टच भी नहीं किया। पहले दिन बिल्कुल शांति, कोई चैनल, आप सोचिए अगर यूपीए की सरकार होती तो पहले दिन से पूछते, नेशन वांट्स टू नो, देश जानना चाहता है मोहन यादव कब इस्तीफा देंगे, मोहन यादव भ्रष्टाचार के आरोप में आप जवाब देंगे या नहीं। पहले दिन किसी ने कुछ नहीं कहा, ना पत्रकारों ने कहा, ना चैनल ने कहा।
अगले दिन क्या हुआ, जब ये कर्नाटका का मामला उठता है तब कुछ चैनल पूछने लगे कि यार ये तो मध्य प्रदेश की बात हुई, व्हाट अबाउट कर्नाटका। तो फिर आपने कांग्रेस बनाम बीजेपी कर दिया। मुझे लगता है कि बीजेपी, जैसे मैंने कहा, जब भी इस तरह के मामले उठते हैं ज्यादातर चुप्पी बरकरार करती है। आपको ताजुब होगा, 2 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने पेमा खांडू जो अरुणाचल के मंत्री हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करके कहा कि इस पर सीबीआई की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हुआ था कि पेमा खांडू के पूरे परिवार ने किस तरह से रोड कॉन्ट्रैक्ट्स पर एक तरह से अपनी मोनोपोली कर दी थी, कब्जे कर लिए थे। अब वो सीबीआई इंक्वायरी में क्या हुआ है अभी तक पता नहीं है, और ना ही बीजेपी पर ने इस पर सफाई दी है कि पेमा खांडू इसमें शामिल है या नहीं शामिल है। गोवा का उदाहरण लीजिए, गोवा में भी बीजेपी की सरकार है, वहां तो एक पूरी लोगों की मूवमेंट शुरू हुई है, इनफ इज इनफ। एक रिटायर्ड जज है जस्टिस रिबेरो, उनके नेतृत्व में वहां मूवमेंट शुरू हुई है कि किस तरह के जमीन के घोटाले वहां हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी उस पर कुछ नहीं कहती क्योंकि गोवा दिल्ली से दूर है। तो ये स्ट्रेटेजी है। बीजेपी को लगता है कि आज की तारीख में 24 घंटों की न्यूज साइकिल है, आज तो सब अयोध्या के बारे में बात कर रहे हैं, उज्जैन को भूल जाएंगे, और मुख्यमंत्री तो एक शब्द अभी तक मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शब्द नहीं दिया। तो ये इनकी मीडिया स्ट्रेटेजी है। इनको कहा गया है जब भी कोई एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो तब आप चुप्पी बरकरार रखिए, इससे आपकी जो स्थिति है कोई कुछ कहेगा नहीं, क्योंकि मीडिया अलग अगली स्टोरी पर चली जाएगी। कांग्रेस को कल कटघरे में रखेगी, कर्नाटक का कोई लैंड स्कैम उठाएगी, अलेज लैंड स्कैम, या हिमाचल की बात करेगी, तेलंगाना की बात करेगी, लेकिन बीजेपी की नहीं करेगी। ये स्ट्रैटेजी है बॉस, और ये स्ट्रैटेजी अब साफ हो गई है। अब इसी वजह से मुझे लगता है कि बीजेपी को लगता है कि हमें ज्यादा कोई जवाब देने की जरूरत नहीं। हाँ, अमित मालविया ने जवाब दिया है, पर उस जवाब में कई कमियां हैं जो आपने दिखाई, और इंडियन एक्सप्रेस ने भी बात की है। यानी मेरे नाम पर जमीन नहीं है, लेकिन मेरे परिवारवाद पर, और नजदीक परिवार का क्या मतलब, कौन है आपका नजदीकी? केवल आपकी पत्नी या आपकी बेटी या कोई और हो सकता है। कौन है? या आपके बेटे या आपकी जो डॉटर इन लॉ है, कौन है इसमें? तो अगर आप पूरा ब्यौरा देखें, 24 के बाद भी उन्होंने जमीनें खरीदी है, और मास्टर प्लान भले ही मई 23 में आया हो, फैक्ट इज तब भी मोहन यादव मंत्री थे, और उज्जैन के पूरी तरह से एक तरह से उनका दबदबा पिछले 10 सालों में रहा है। अगर आप कोई भी उज्जैन चला जाए तो इसके बारे में बात करेगा कि मोहन यादव वॉज नेता, एक तरह से वहां के नंबर 1 नेता माने जाते थे। तो आई थिंक बीजेपी हैज डिसाइडेड कि लेट दिस इशू प्ले आउट, हम कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। हाँ, एक बीजेपी के नेता ने मुझे कहा प्लीज शो मी मनी ट्रेल, पैसा दिखाइए कि कहां कैसे पैसे कहां तक आए। अब मनी ट्रेल हम दिखाएंगे। आदर्श मामले में किसी ने हमको नहीं पूछा था जब यूपीए की सरकार थी, मनी ट्रेल दिखाइए। विदाउट एफआईआर अशोक चव्हाण वॉज मेड टू रिजाइन इवन बिफोर एफआईआर इन आदर्श केस। क्योंकि अब ये लाइन है ना, पहले एफआईआर होने दीजिए, मनी ट्रेल दिखाइए, उसके बाद रेजिग्नेशन होगी। यहाँ पे ये स्पष्ट करना जरूरी है कि इंडियन एक्सप्रेस की भी जो जय मजूमदार की रिपोर्ट है उसमें किसी भी तरह के गैर कानूनी कार्य का आरोप नहीं लगाया गया है। आरोप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का है कि पद पर रहते हुए क्या कोई अंदरूनी सूचना थी जिसके आधार पर मुख्यमंत्री या उनके परिवार या उनकी हिस्सेदारी वाली रियल एस्टेट कंपनियों को फायदा मिला। तो मतलब मनी उसके लिए, मतलब जो मनी ट्रेल की बात है, मैं बस ये स्पष्ट कर रहा हूं कि कोई अभी तक उसमें बेनामी संपत्ति या इलीगल मनी के इन्वॉल्व होने का मसला नहीं है। जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है वो हितों के टकराव और ज्यादा नैतिक प्रश्न की बात करती है। जी सर, ये इन्वेस्टिगेशन ही पता चलेगा कि बेनामी जमीन है या नहीं। अगर आप इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करेंगे तो कैसे पता है? मैं आपको उदाहरण देता हूं, 1989-90 में मैंने वो स्टोरी की थी। वसई विरार मुंबई के नजदीक एक जगह है, वहां बड़े बड़े केले के खेत लगा करते थे, और हमें पता चला किसी लोकल एक्टिविस्ट से कि ये जो केले के खेत हैं इनको डी रिजर्व किया जा रहा है। डी रिजर्व का मतलब क्या है कि उनकी जो लैंड यूज है वो कृषि से आप उसे इंडस्ट्रियल यूज में, कमर्शियल यूज में कन्वर्ट कर रहे हैं। शरद पवार तब मुख्यमंत्री हुआ करते थे,
और तब हमने पूरी जांच की थी, उस पर हमने कई सवाल उठाए थे। उसके बाद कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने, जो शरद पवार को कटघरे में रखना चाहते थे, उन्होंने ये मामला कहा और शरद पवार के इस्तीफे की मांग की। तब भी कोई एफआईआर नहीं था, तब भी ऐसा नहीं था कि मनी ट्रेल कोई शरद पवार के बंगले तक पहुंच रहा था। ये कहना कि ये आपको याद होगा भूपिंदर सिंह हुड्डा, उन पर भी यही आरोप। क्या है ये सर, ये आरोप क्या लगते हैं कि मुख्यमंत्री ने एक एग्रीकल्चर लैंड को कमर्शियल में बदल दिया है और आपके कुछ नजदीकी लोगों को इसको पहले से जानकारी मिलती है और इसीलिए वो वहां जमीन खरीदते हैं। ये कई सालों पर कई दूसरे मुख्य, और बीजेपी ने तब हुड्डा जी का इस्तीफा मांगा था। तब तो बीजेपी ने डायरेक्टली हुड्डा जी का इस्तीफा मांगा था जब हरियाणा में उन्होंने ये आरोप किया था। मेरा कहना है कि हम पत्रकार अब ट्रेस करेंगे मनी ट्रेल, तो कहां है ईडी, कहां है सीबीआई? क्या डबल इंजन सरकार में कोई ईडी या सीबीआई नहीं होती? आप सोचिए, अगर यही किसी और राज्य में होता तो बवाल उठता। तो ये कहना कि मनी ट्रेल इज नॉट प्रूवन, दैट इज नॉट फॉर अस टू प्रूव, दैट इज फॉर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और एनीवन टू ऑर्डर एन इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन तो करिए ना कि इतने पैसे आए कहां से कि इतनी जमीन आपने खरीद ली है। भुवनेश जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ एक और बात के लिए कि ये मध्य प्रदेश, जैसे पत्रकारों को भी ना स्टोरी, आप कह रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर ये बात तो लोग जानते ही थे, और कि मोहन यादव का परिवार रियल एस्टेट के काम में लगा है, वो खुद भी रहे हैं, इसमें कोई छिपाने की बात नहीं। उन्होंने तो एफिडेविट में भी बताया है कि क्या क्या जमीनें रही हैं उनके पास पहले। पर फिर भी कुछ स्टोरीज की जो लीड है कई बार पत्रकारों को दी जाती है ना, क्लू दिया जाता है जिसपे पत्रकार अपने स्तर से रिसर्च करके एक बड़ी स्टोरी डेवलप करता है। इस बारे में कोई चर्चा है कि जय मजूमदार इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार को इस स्टोरी की लीड कहां से मिली होगी? क्योंकि इसकी बड़ी चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर से ही किसी ने तो नहीं दी। बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर इसी बात की चर्चा भी है यहाँ पर। वो पहले दिन से जिस वक्त एक खबर आई थी उसके 1 घंटे के भीतर खबर ये नहीं थी कि ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जमीन खरीद ली गई और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग मास्टर प्लान डिजाइन कर लिया गया, प्रोजेक्ट डिजाइन कर लिए गए। ये तो दरअसल हर रियल एस्टेट में, राजदीप सर भी इतने सीनियर हैं, वो भी बड़े बड़े सब लोगों को जानते हैं, जितने बिल्डर्स को जानते हैं, हम भी अपनी रिपोर्टिंग के दरमियान सब चीजों से वाकिफ हैं कि असल में किसी रियल एस्टेट कारोबारी का जो धंधा है वो मुनाफे पे टिका होता है। वो पूरी फैमिली रियल एस्टेट में ही इन्वॉल्व है, वो खुद भी कहते हैं कि सभी जानते हैं। आपके ललन टॉप के एक इंटरव्यू में तो उन्होंने कहा था कि हाँ, मैं रियल एस्टेट का मेरा बिजनेस रहा है, और वो रियल एस्टेट के बिजनेस में का जो मुनाफा है उसकी सबसे बड़ी, सबसे अच्छी जो परिस्थिति होती है, सिचुएशन होती है, वो यही होती है कि आप कहीं पे जमीन लें और इत्तेफाक से उसके पास से कोई अच्छा प्रोजेक्ट निकल जाए, हाईवे निकल जाए, मास्टर प्लान में उसका लैंड यूज चेंज हो जाए। दो ही स्थिति होती है अच्छे बड़े मुनाफे की। और यहाँ जब दोनों स्थिति का नॉलेज ही आपके पास में, और वो आपके पास क्यों ज्ञान नहीं होगा? उसका ज्ञान तो होगा ही ना आपके पास, क्योंकि वो प्रोजेक्ट जो आप मुख्यमंत्री हैं, आप मंत्री हैं उस इलाके के, आप मुख्यमंत्री हैं, तो सारे प्रोजेक्ट तो आपके संज्ञान में लाए बिना संवैधानिक तौर पर भी नहीं लाए जा सकते। इस बात को समझना होगा। अब ये तो सभी को पता था, आश्चर्य इस बात का नहीं था कि आपने जमीन बता दी, वो सभी को पता है जमीन किसकी है और किसने ली है, और इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों को सब पता होता है। लेकिन उससे बड़ी आश्चर्य की बात यहाँ पर यह थी कि आखिरकार बीजेपी की जो अंदरूनी कलह चल रही थी वो किसी न किसी रूप स्वरूप में राष्ट्रीय स्तर पर किसी अखबार के 2 पन्नों की शक्ल में नुमाया हो गई। वो इस तौर पे हुआ कि जो चल रहा था जब से मोहन यादव बने, हजम तो कईयों को नहीं, क्योंकि वो 4th 5वीं पंक्ति के नेता थे जिन्हें सीधे उठाकर पर्ची के जरिए बतौर मुख्यमंत्री शपथ दिला दी गई। उसके बाद से कैलाश विजयवर्गीय हो, प्रहलाद पटेल हो, शिवराज सिंह चौहान हो, और भी लंबी फहरिस्त, लॉन्ग लिस्ट। लेकिन हालिया जो कॉन्फ्लिक्ट था वो दरअसल उज्जैन के पूर्व सांसद प्रोफेसर चिंतामन मालवीय, उनकी उज्जैन महाकाल मंदिर के पास पार्किंग के पास एक जमीन को लेकर ईओडब्ल्यू में शिकायत की। चिंतामन मालवीय और मोहन यादव दोनों की राजनीतिक तौर पर प्रतिद्वंदता कह लें या दोनों की बनती नहीं, दोनों भारतीय जनता पार्टी में पहले उज्जैन के सांसद हुआ करते थे प्रोफेसर चिंतामन मालवीय। और प्रोफेसर चिंतामन मालवीय आलोट, मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के आलोट से विधायक रहने वाले उज्जैन के। उनकी जब जमीन का मसला उठा तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इशारों में सारी बातें कही थी कि उज्जैन के एक रसूखदार परिवार ने किस तरह से जमीनों का खेल किया है। ये बात मैं सबके सामने लाऊंगा तो भूचाल मच जाएगा।
तो अपने लोगों को तंग नहीं किया करें। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पब्लिक डोमेन में है, आप भी सर्च कर सकते हैं। अब सवाल यहां से ये उठा था कि क्या ये जिस तरीके से प्रोफेसर चिंतामण मालवीय बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बोलते हैं और इसके बावजूद वो साफ तौर पे चेतावनी भी दे रहे हैं, लेकिन ना कोई बीजेपी के संगठन की हिम्मत हो रही है उन्हें उन पर लगाम लगाने की, ना केंद्रीय नेतृत्व की हो रही है। तो इसको लेकर एक बहुत बड़ी चिंता की बात, मतलब एक चर्चाएं आम थी। दूसरी चर्चाएं आम तो आप ये इसी तौर पे देख लीजिए कि जो जमीनों का मसला है, 1 साल पहले लैंड पूलिंग पॉलिसी लाई जाती है मोहन सरकार के द्वारा उज्जैन के लिए, खासतौर पर सिंहस्थ चूंकि होने वाला है, तो जो किसानों की जमीन को परमानेंटली एक्वायर करने को लेकर एक स्पेशल लैंड पूलिंग पॉलिसी डिजाइन की जाती है और जिसके विरोध में खुद आरएसएस का अनुषंगिक संगठन यानी कि भारतीय किसान संघ जमीन पर उतरता है और पूरे उज्जैन में भयानक प्रदर्शन होते हैं। मसला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक जाता है और चूंकि भारतीय किसान संघ इस मसले में फ्रंट पे होता है, तो उसको चलते अमित शाह 3-4 बार तलब करते हैं। यह भी कहा गया कि इस मसले पर मोहन यादव को फटकार लगे अमित शाह के द्वारा, और उसके बाद जाकर ये लैंड पूलिंग पॉलिसी वापस लेनी पड़ती है। पर्दे के पीछे खबर यही थी कि इसके पीछे भी मंशा जमीनों के गणित की थी, इसी को लेकर। और ये सारी बातें आला कमान के पास पहले से थी, ये कोई नई बात नहीं है। मैंने कहा आश्चर्य कोई बात नहीं, जब भी इस तरह की बात होती थी तो पत्रकारों के बीच में बात होती थी कि कैलाश विजयवर्गीय की मिले, हो सकता है कि इन्होंने उज्जैन की जमीनों से जुड़ी कोई बातें सौंपी होंगी। भारतीय किसान संघ के जो लीडर है तो उस वक्त हम ये सारी बातें खुलेआम कहते थे, बाकायदा उन्होंने भाषणों में कही है, बाद में अखबार की रिपोर्ट में छपी। और इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर अब जो यहाँ पर जो उठ रहा है लोगों के मन में कि बिजनेस तो होगा किसी का, सीएम का बिजनेस है तो बिजनेस होगा, तो बिजनेस का स्वरूप कैसा होगा, नेचर ऑफ बिजनेस क्या होगा। तो क्या हम जब शुचिता की अपेक्षा करते हैं वो संभव ही नहीं हो सकता। हितों का टकराव ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो। अगर मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है और मुझे पता हो कॉन्स्टिट्यूशनली कि कहां पर प्रोजेक्ट आएंगे, मास्टर प्लान कैसे डिजाइन होगा, तो फिर सवाल ये उठता है कि हितों का टकराव कैसे नहीं हो सकता है। क्योंकि आपने जो बात कही कि सवाल ये नहीं था कि जमीन खरीदी कैसे गई, सवाल तो इस बात का था कि नैतिकता और शुचिता की बात है। तो दो चीजें साथ में हो ही नहीं सकती, या तो आप जन के नेता हो सकते हैं या जमीन के नेता हो सकते हैं। ये सबसे बड़ी अब यहाँ पर इस तरह की एक जो बड़ी बहस है वो शायद हो चुकी है, छिड़ चुकी है, हम देख रहे हैं लगातार। क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से या उनकी तरफ से अघोषित तौर पर सोशल मीडिया पर एक कैंपेन जो चलाया जा रहा है कि चूंकि जमीनों का तो उनका बिजनेस था, जमीनों का बिजनेस था, तो उसमें गलत क्या था, वे गलत तरीके से तो नहीं खरीदी, ऐसा एक कैंपेन चलाया जा रहा है। तो ये सवाल भी खड़ा हो रहा है इस कैंपेन के बदले कि क्या आखिर मुख्यमंत्री या उनका परिवार इंक्लूडिंग फैमिली इस ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा ही होगा, उससे वो अवॉइडेबल हो ही नहीं सकता है, उस बिजनेस का नेचर ऐसा है। तो सवाल यहां पर इस बात का उठ रहा है। ठीक है, मैं सिर्फ मतलब ये बड़ा अजीब सा ये बिंब है, मेटाफर किसी नेता के लिए कॉम्प्लीमेंट होता है जब कहते हैं कि नेताजी बड़े जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। इस केस में पता नहीं उसके अर्थ बदल गए, पर चूंकि आपने चिंतामणि मालवीय जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, जस्ट फॉर द कॉन्टेक्स्ट, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पब्लिक दुनिया के सामने जो कहा था, मैं उसका एक हिस्सा कोट कर देता हूं, और ये इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट छपने से पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। वो कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अपने लोगों को परेशान करके लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती। तो पत्रकार उनसे पूछते हैं कि कौन लोग हो सकते हैं, तो वो कहते हैं कि ये तो जन जन को व्याप्त है। दूसरा, अगर हम करने को आएंगे तो ऐसी सैकड़ों रजिस्ट्रियां जिसमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं, जिससे 250 मीटर दूर एक विधवा महिला से एक राजनीतिक परिवार ने 16 लाख रुपए बीघा में डरा डरा कर कोर्ट में रजिस्ट्री करवाई है। किस परिवार की है आप जानकारी निकालो, आगे होटल बन रहा है, किस राजनीतिक परिवार का है, उस होटल की जमीन का जो मालिक है वो बहुत दिनों से केस लड़ता रहा, आज पागलों की तरह घूम रहा है। ऐसे 100 से ज्यादा केसेस हैं, ऐसे सैकड़ों काम उज्जैन में हो रहे हैं। जो शुद्ध काम करना चाहते हैं, जो शुद्ध और सात्विक तरीके से आय अर्जित करना चाहते हैं, उन लोगों को, जो राजनीतिक लोग हैं, जो बीजेपी में हैं, आधार वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, पर उज्जैन की बात हो रही थी और वहां 3 बार से विधायक मोहन यादव रहे हैं। एक बात का जिक्र और जरूरी है कि मोहन यादव इसके पहले किन किन पदों पर रहे हैं, क्योंकि बात टाइमलाइन की हो रही है। 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री बनते हैं, पर उसके पहले भी वो सरकार में शिक्षा मंत्री के पद पर थे। लेकिन 2004 से शुरू करते हैं। 2004 से 2010 तक उज्जैन डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्रेसिडेंट रहे।
2011 से 13 तक MP टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के हेड रहे। 2013 में विधायक बने। मई 2023 में उज्जैन का मास्टर प्लान जारी किया CM बनने के करीब 6 महीने बाद। 21 में वो मंत्री बने थे और 23 में मुख्यमंत्री। तो यानी इसके पहले भी वो ऐसे पदों पर रहे हैं जिस दौरान जमीन खरीद हुई होगी, जिसको लेकर के इंडियन एक्सप्रेस भी आरोप लगा रहा है कि क्या उनके पास कोई सूचना थी जिसका फायदा उनके पारिवारिक बिजनेस को हुआ। हिमांशु जी, आपके पास आना चाहता हूं अब कि दिल्ली से क्या संदेश है, दिल्ली से रिएक्शन क्या है और मोहन यादव जी के लिए क्या संदेश है? देखिए, जब मोहन यादव लैंड पूलिंग एक्ट लेकर आए थे, इस लैंड पूलिंग एक्ट के खिलाफ RSS के लोगों ने जो है विद्रोह किया था। उन्होंने ये मैसेज दे दिया था कि अगर ये लैंड पूलिंग एक्ट वापस नहीं लिया गया तो हम जो है धरने प्रदर्शन पे बैठेंगे। संघ के भारतीय किसान संघ की तरफ से ये कहा गया था। उसके बाद सेंटर को इंटरवीन करना पड़ा था। मोहन यादव को बुलाया गया, उनको कहा गया था आप इस पर जो है जो भी आपने लॉ लेके आ रहे हैं लैंड पूलिंग एक्ट को, इसको वापस लीजिए। उन्होंने तब लिया था। उसी दौरान जो है कैबिनेट की बैठक जब हो रही थी कि डेवलपमेंट फंड जो है वो उज्जैन के लिए एक जगह शिफ्ट कर दिया जाए, उस कैबिनेट की मीटिंग में 2 बड़े मंत्रियों ने जो है विरोध किया था और उन्होंने कहा था सारा फंड आप कैसे जो है सिर्फ उज्जैन के लिए ले जाएंगे, कुंभ में अभी समय है। तो उन से बाद उन 2 मंत्रियों ने लगातार जो है कई कैबिनेट बैठकों के अंदर हिस्सा नहीं लिया था। तब भी जो है भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने जो है वो उन दोनों मंत्रियों को कहा हमको आपकी बात, आपका जो मैसेज है वो मिल गया है, इस पर पार्टी सही समय पर सही फैसला लेगी, आप कैबिनेट की बैठकों में जाया करें। इसी तरीके का मामला जो है वो राजस्थान में था। किरोड़ी लाल मीणा नहीं जाते थे, उनको भी उसी वक्त कहा गया, मामला सही हो गया। मीडिया में खबर आई भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों से कि मोहन यादव को सम्मन किया गया है, अब मोहन यादव नहीं आएंगे। वो पहले से समय मांग रहे थे, समय नहीं दिया जा रहा है। ये तमाम इश्यूज जो है मीडिया में आए हैं। मोहन यादव दिल्ली नहीं आए। मोहन यादव मतलब ये मान के चलिए महीने में 5 से 7 दिन वो दिल्ली हमेशा रहते हैं। कई मंत्रालयों में जाते हैं, कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं, कई स्कीम्स हैं, उनके लिए वो अलग अलग मंत्रालयों में जाते हैं, यहीं रहते हैं। अशोका रोड पे उनका घर है, जो मेनका गांधी का पुराना घर था, वहां पर। तो सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि पार्टी कार्रवाई करेगी। अगर इसमें कहीं भी दोषी हुए तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। क्योंकि एक घटना है उत्तराखंड के अंदर, त्रिवेंद्र सिंह रावत के ऊपर इसी तरीके के आरोप लगे थे। एक पर्यटन स्थल और उसके आसपास की जमीन उनकी पत्नी और एक अदर व्यक्ति ने मिलकर ज्वाइंट वेंचर में कंपनी खोली और उस पर फिर उन पे कई आरोप थे। वो एक उसके साथ साथ वो मामला नैनीताल हाई कोर्ट में गया। CBI इंक्वायरी के ऑर्डर थे, वो मामला वहां से सुप्रीम कोर्ट आया। तब भारतीय जनता पार्टी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से हटाकर तीरथ सिंह रावत को जो है वो मुख्यमंत्री बनाया था। तीरथ सिंह रावत क्योंकि विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते थे, 6 महीने से कम का समय था, तो टेक्निकली आधार पर तीरथ सिंह रावत को भी इस्तीफा देना पड़ा था। तब पुष्कर सिंह धामी चुनकर आए, मतलब विधायक दल ने उनको नेता चुनकर मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन इस तरीके की चीजें यदि हैं और उसमें कहीं भी कोई इस तरीके की सत्य है चीजें, तो कार्रवाई होगी। इसमें कोई मोहन यादव हो या कोई हो, लेकिन सवाल वही है ना कि मोहन यादव की 2027 के चुनाव से पहले होगी, क्योंकि मोहन यादव एक यादव समाज को रिप्रेजेंट करते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने भी सोच समझकर जातिगत राजनीति को ध्यान में रखते हुए 24 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए जो है मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया था कि एक यादव चेहरा उत्तर प्रदेश से सटा हुआ, बिहार में भी मैसेज चला जाएगा। ये चीजों को जो है सोच समझकर जो है वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला तब लिया था। राहुल जी, ये बताएं कि एक बीजेपी ने कुछ समय से ये ट्रेंड शुरू किया है कि कुछ एक प्रदेशों में वो कंपैरेटिवली नए फेसेस, या जिसको विपक्ष अक्सर कहता है पर्ची मुख्यमंत्री, सरप्राइजिंग फेस लेकर के आते हैं। चुनाव के पहले कोई घोषणा नहीं होती है, चुनाव के बाद एक मुख्यमंत्री बनाया जाता है जो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में होगा, ये उसके पहले इमेजिन भी नहीं करते लोग। क्या उस मॉडल की कुछ समस्याएं हैं ये जो अब निकल के आ रही हैं? क्योंकि जब आप किसी
कंपैरेटिवली नए आदमी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपते हैं तो वो नेचुरली विद इन पार्टी बहुत सारे लोगों का दुश्मन हो जाता है। उसको तब और भी फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है, अपनी सारी कमियां कवर करनी पड़ती हैं, मेक श्योर करना पड़ता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, और एक भी चूक होती है इस तरह की जैसी ये हुई तो फिर उसका फायदा उठाने वाले या उसको राजनीति में इस्तेमाल करने वाले बहुत सारे लोगों का समूह उपलब्ध होता है। क्या ये आप समझते हैं कि ये उससे एक नए चेहरों को मुख्यमंत्री पद पे प्रमोट करने का साइड इफेक्ट है? तो देखिए, ये जो नए चेहरे प्रोजेक्ट करने का है, ये इंटरेस्टिंग गेम है। पॉलिटिकली ये अच्छा तरीका है कि यू ब्लीड न्यू लीडरशिप। मगर अगर आप 2014 से देखें तो इट इज नॉट बीन ओनली अबाउट कि सिर्फ ये नहीं रहा है कि नए चेहरों को लाना है, उसके पहले जो गेम प्लान था वो पुराने चेहरों को खत्म करना भी था। शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, रमन सिंह, एक एस्टैब्लिश लीडरशिप जो थी, जो वाजपेयी एरा की लेगेसी कहलाएगी, उसको खत्म भी किया गया। एंड अगर आप देखें तो इवन कैबिनेट के अंदर भी धीरे धीरे करके उस समय के जो नेता बड़े उभरे थे उनमें से आज अगर देखूं मैं तो राजनाथ सिंह could well be one of the last few जो कि उस समय की बड़ी लीडरशिप के लोग हुआ करते थे, वरना कैबिनेट में भी यही हुआ है। उसका नतीजा क्या हुआ है देखिए, एक तो इस एक्सपेरिमेंट की इंटरेस्टिंग एलिमेंट यह है कि डोमिनेंट कास्ट से हट करके लोगों को अपॉइंट किया जाए। महाराष्ट्र में मराठा पावरफुल है तो वहां पे आपने ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर दिया, राजस्थान में आपने ब्राह्मण दे दिया, मध्य प्रदेश में आपने यादव दे दिया। उसका एक्सपेरिमेंट का यह भी नतीजा देखिए कि आपको उत्तराखंड में चीफ मिनिस्टर लगातार बदलने पड़े। आज की तारीख में विपक्ष पूरा ये बात कर रहा है और हर राज्य में बीजेपी के अंदर भी अटकल है कि 3 राज्यों में यह पॉसिबिलिटी है कि चीफ मिनिस्टर बदला जा सकता है। तो क्या है, ये एक्सपेरिमेंट कुछ बहुत सक्सीड किया है। It has succeeded perhaps in Assam. It has succeeded in उत्तर प्रदेश कि आपने एकदम रैंक आउटसाइडर योगी आदित्यनाथ को चुनाव के जिस दिन रिजल्ट आने के बाद में एकदम सामने प्रॉप अप करके आपने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। हेमंत बिश्वा शर्मा बाहर से आए थे, आरएसएस की और बीजेपी की प्रथा तोड़ करके आपने बाहर वाले को सीएम बना दिया, वो आपके लिए सक्सीड कर गया। मगर आपने बाकी सारी जो काफी सारी चॉइसेस की हैं, वो चॉइसेस ऐसी हैं जो कि पुरानी एस्टैब्लिश लीडरशिप को खत्म करके उनकी जगह बिठा करके विद लेसर मेन एंड विमेन ऑफ लेसर एक्सपीरियंस उनको बिठाया गया। और उसके कारण बहुत सारी इनहेरेंट प्रॉब्लम्स जो है एडमिनिस्ट्रेटिव हो रही हैं। एक तो पुराना ओल्ड गार्ड जो है वो उतना ज्यादा, क्योंकि बीजेपी का डिसिप्लिन फैक्टर ज्यादा है, मोदी अमित शाह का जो फियर फैक्टर है वो ज्यादा है, उसके कारण से ओपन रिबेलियंस आपको नहीं मिलती हैं, मगर सिस्टम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुलगता रहता है। और जहां तक ये मोहन यादव जी का मामला है, मैं मोटा मोटा इस पे एक बात जो सबने कही उससे भी आगे कहूंगा कि आपने जो 2 मुद्दे लिए हैं ना, अयोध्या और उज्जैन, मोहन यादव, ये दोनों ऐसे इश्यूज हैं जो कि बीजेपी की जो पॉलिटिकल कल्चरल नैरेटिव है ना, उसको डैमेज कर रहे हैं। उसमें देखिए आस्था का विषय है जो कि राम मंदिर का विषय है, जहां लोग पैसा नहीं देते हैं, वो श्रद्धा और भरोसा देते हैं। दूसरा आपका इश्यू था कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ना खाऊंगा मैं ना खाने दूंगा। आपका जो नैरेटिव था स्ट्रॉन्ग एंटी टफ ऑन करप्शन, जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, वो डाइल्यूट होता है। उसमें अगर आप ट्रेंड देखिए तो 2014 के बाद से ज्यादातर टाइम पे जब भी कोई बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ आरोप आते, इवन यू टेक फॉर एग्जांपल प्रज्ञा ठाकुर का, तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं उनको मन से कभी माफ नहीं कहूंगा। इवेंचुअली शी वाज आउस्टेड, उनको हलक हटाया गया, मगर उस टाइम पे कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं हुआ। आप देखिए नीट के मामले में देखिए, तमाम चीजों में जिनमें हम देखते थे कि कांग्रेस प्रेशर में आकर के आई थिंक इट वॉज अ वीक गवर्नमेंट, वो अपने लोगों को इस्तीफे पे मजबूर कर देती थी। और यही जो आपने सवाल पूछा हिमांशु से कि क्या होगा उनका, आई थिंक बीजेपी यहां पे बहुत ज्यादा, ये कोई स्ट्रेंथ का मामला नहीं है, ये बीजेपी यहां पे ट्रैप्ड है। उसके पहले मैं एक पॉइंट जो उठाना चाहूंगा, जो कि आपने भी बोली और राजदीप ने भी बोली, ये उनकी सफाई में मोहन यादव जी की पूरा मामले 2 चीजें कही जा रही हैं। एक तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मामले में मनी ट्रेल का,
दूसरा मामला जो है वो ये कहा जा रहा है, इनोसेंस में वो टाइमलाइन कोट किया जा रहा है। टाइमलाइन कोटिंग का सबसे बड़ा इशू ये कहा जा रहा है कि मई 2023 में आपका उज्जैन मास्टर प्लान 2035 क्लियर होता है, वो दिसंबर में मुख्यमंत्री बने, तो जो उसके पहले जमीनें की वो पब्लिक डोमेन में था, तमाम चीजें। लेकिन साहब उज्जैन मास्टर प्लान 2035 रिलीज किसने किया, साइन किसने किया, कैबिनेट नोट किसने पढ़ा होगा? इट इज वेरी क्लियर दैट मिस्टर मोहन यादव जो थे वो एज मिनिस्टर 2021 से 23 में तो थे, वो एज ए मिनिस्टर उनको टोटल अवेयरनेस थी उज्जैन मास्टर प्लान 2035 की, ये बात सिद्ध है। तो क्या है कि ये टाइमलाइन जो है उनका बचाव नहीं करता कि वो सीएम 23 के बाद बने। उसके बाद अगर देखें तो एक जो फैक्ट मैंने डेटा में देखिए, अगर कि जो इनके परिवार की माली वो जो है वो डबल हुई 21 से 23 के बीच में, लैंड होल्डिंग डबल हुई मोहन यादव जी के फैमिली की। 24 से 25 में भी अब डबल हुई है। सो द प्रॉपर्टी जो है, आप अगर ये देख रहे हैं कि फैमिली मेंबर्स और रिलेटेड में डबल हो रही है, तो ये मामला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का ही नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन मामला यह भी है कि क्या यहां से कुछ डायरेक्ट बेनिफिट एक्रू हुए, जो जमीनें खरीदी गई वो कितने में बेची गई। एक जमीन का विवाद है। एक स्पष्टीकरण जरूरी है कि 21 से 23 के बीच परिवार एवं परिवार की ओन्ड रियल एस्टेट कंपनियों की लैंड होल्डिंग दोगुनी हुई, और मुख्यमंत्री बनने के बाद 24-25 के बीच भी ये होल्डिंग दोगुनी हुई, लेकिन मोहन यादव एवं उनकी पत्नी की निजी संपत्ति की बात नहीं है, परिवार एवं उनकी रियल एस्टेट कंपनियां। जी, उनकी पत्नी मोहन यादव, उनकी पत्नी और उनके बेटे वैभव जी, तीनों की लैंड होल्डिंग जो है अपेरेंटली वो 3 एकड़ कम हुई। हाँ, इट इज आई थिंक मूव फ्रॉम 68 टू 65 और समथिंग, वो मैं मानता हूं, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट अ लार्जर फैमिली, और ये बहुत क्रिटिकल इशू है। लेकिन इसमें देखा यह जाए कि डेढ़िया में जो जमीन है 12 एकड़ की, जो बेची गई नीलेश नाम के एक कजिन ब्रदर को, वो 6 करोड़ की बेची गई। तो क्या है कि ये जो सेल्स हैं लैंड की, कि वो जब खरीदी गई थी, तो क्या मिस्टर मोहन यादव एंड हिज फैमिली वाज अवेयर ऑफ द मास्टर प्लान, और उसको सस्ते में खरीदने के बाद 23 से पहले, 23 के बाद बेचने में क्या फायदा हुआ? Was there any monetary benefit? आपने 2G स्कैम में स्पेक्ट्रम एलोकेशन में क्या कहा था कि there was a nominal loss because 2001 के रेट पे स्पेक्ट्रम बेचा गया, और 2008 में जब रेट 8 में जब रेट बढ़ चुका था, उसको कंपनियों ने कम में खरीद के बेच दिया। सो वो अवेयरनेस फैक्टर और सेल से प्रोसीड फैक्टर, जो नॉमिनल लॉस का इश्यू आया था, वो इशू यहां पे आएगा। लेकिन वो कैसे आएगा? जो सांसद हैं, विधायक हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो लोग अपनी आय का ब्यौरा एफिडेविट में देते हैं, मूवेबल एंड इमूवेबल एसेट्स का। तो आप ये कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी और उनके बेटे के एसेट्स हैं, वो तो रिकॉर्डेड है, नहीं बढ़े, मगर जो बाकी इस परिधि से बाहर हैं, इस अकाउंटेबिलिटी फैक्टर जो है इलेक्शन कमीशन की, कि एफिडेविट देना होता है, उस परिधि से बाहर हैं, आपके डिस्टेंट रिलेटिव हैं, जो बेनिफिट जिन्होंने जमीनें खरीदी हैं, वो इससे बाहर हैं, उसके एफिडेविट अवेलेबल नहीं है। उनके पास ये 45 करोड़ इन 137 प्लॉट्स को खरीदने के लिए कहां से आई? इसका मामला तो जांच से ही पता लगेगा ना। सो देयर हैज टू बी अ प्रोब, क्योंकि उनको जानकारी मिल सकती थी, बिकॉज he was a minister since 2021, इसलिए जांच जरूरी है। सेकेंड एलिमेंट, सेम पॉइंट जो राजदीप ने उठाया, आदर्श काम में अशोक चौहान की सासू माँ जी को, उनकी मदर इन लॉ को एक फ्लैट मिला था, उसके कारण उनका रेजिग्नेशन हुआ था। इफ दैट इज द लेवल ऑफ अकाउंटेबिलिटी जो कि इस डेमोक्रेसी में डिमांड की जाती रही है, तो इस मामले में भी जांच होकर के कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी जरूरी। हम नहीं कह रहे कि दे आर गिल्टी, मगर जांच के बिना किसी को बरी कर देना, किसी को घेर लेना, यह भी गलत है, मगर किसी को बरी कर देना भी बिना जांच के गलत है। रॉबर्ट वाड्रा का केस हुआ था 2010 के अंदर। रॉबर्ट वाड्रा को डीएलएफ से डील के तहत बहुत सारी जमीनें और प्रॉपर्टी मिली थी सस्ते दामों पे। बीजेपी मेड एन इशू, इट वांटेड अ व्हाइट पेपर टू बी इशूड बाय द गवर्नमेंट। अब ये बताइए कि रॉबर्ट वाड्रा इज रिलेटेड टू प्रियंका गांधी एंड सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी। उनके बारे में ये कि अगर वो बिजनेस डील कर रहे हैं
तो उनमें अगर जांच की मांग होती है तो यहां पे जांच की मांग क्यों नहीं होनी चाहिए, या इस मामले में जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। देन इसमें बीजेपी जो है उसको एक प्रॉब्लम देखिए क्या होती हो रही दिख रही है कि 2023 में ये मुख्यमंत्री बनाती है बीजेपी, जैसे हिमांशु ने कहा कि एक यादव वोट के तुर्रे के कारण, यादव वोट के एलिमेंट के कारण इसको मुख्यमंत्री बनाया गया। अब देखिए बीजेपी के सामने एक परेशानी क्या है, अखिलेश यादव ने एक बड़ा स्मार्ट पॉलिटिकल मूव खेल दिया है। मोहन यादव जी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया था उसका इंपैक्ट उत्तर प्रदेश में 2024 में नहीं हुआ, इट डिड नॉट बेनिफिट। बट अगर आज उनको वो हटाती है या उनके खिलाफ कोई इंक्वायरीज और ये सब होती हैं तो उसका नुकसान, अखिलेश यादव गेट्स अ रेडीमेड इशू इन उत्तर प्रदेश कि बीजेपी का ओबीसी के प्रति क्या रवैया है और किस तरह से बीजेपी के ओबीसी नेताओं को ट्रीट किया जाता है। क्योंकि मध्य प्रदेश में इलेक्शन उत्तर प्रदेश के बाद में है तो ये उत्तर प्रदेश में इशू बन जाएगा। सो इशू जिसपे बीजेपी 2024 में बेनिफिट नहीं कर पाई, उस इशू पे लाइकली नुकसान बीजेपी उठा सकती है उत्तर प्रदेश में आने वाले 2027 के चुनावों में। हाँ, वैसे सिर्फ इस जानकारी के लिए जो हम चूंकि बार बार बात कर रहे हैं, उज्जैन के ही आसपास की बात इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि दो वजहों से उज्जैन में विकास की रफ्तार, परियोजनाओं, सड़कों की रफ्तार बहुत तेज है। एक 2028 में सिंहस्थ कुंभ वहां होना है और दूसरा उज्जैन के अपने विकास के लिए भी एक मास्टर प्लान जो 2023 में जारी किया गया, जिसकी चर्चा हम कर ही रहे हैं, उसका नाम है उज्जैन मास्टर प्लान 2035 की 2035 तक उज्जैन को ऐसा बनाना है। इन दो वजहों से वहां जमीनों के दाम बहुत तेजी से बढ़े हैं और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ये कहती है कि उसका फायदा क्या मोहन यादव के परिवार एवं उनके स्वामित्व वाली कंपनियों को मिला। अखिलेश यादव, मैं कुलदीप यहाँ पे एक पॉइंट उठाना चाहूंगा। इंटरेस्टिंग बात जो हिमांशु कह रहे हैं कि उनको डांट पड़ी थी मोहन यादव जी को, मैं आपको ये नाम नहीं बताऊंगा मगर उनको सीनियर लीडरशिप द्वारा, दिल्ली द्वारा एक वाक्य बोला गया था कि आप ये याद रखिएगा कि आप उज्जैन के नहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। पुनीत जी, मुझे एक चीज बताइए कि उज्जैन में मतलब बड़ी मुश्किल से लोग बात कर रहे हैं, हमारी टीम भी कई पत्रकारों से बात करने की कोशिश की। मैंने एक पत्रकार ने ये बताया कि दैनिक भास्कर में काम कर चुके और बाद में द डॉन नाम का एक लोकल अखबार निकालने वाले एक पत्रकार हैं राजीव सिंह भदौरिया रिम्पी। उन्होंने कुछ समय पहले मोहन यादव से जुड़ी जमीनों को लेकर के खबरें छापी थी, तो उनके घर पर बुलडोजर चला दिया गया था और हमने इसको सर्च करके एक बार इसकी छानबीन करनी चाहिए तो दैनिक भास्कर पर 2 साल पहले की एक खबर मिली जिसकी हेडलाइन थी कि ब्लैकमेलिंग को लेकर के बड़ी कार्रवाई, भदौरिया के मकान का अवैध हिस्सा ढहाया। अपेरेंटली इन पत्रकार पर यह आरोप था कि ये वसूली कर रहे थे या ब्लैकमेल कर रहे थे। ये क्या मामला था, आप जानते हैं इस बारे में? ज्यादा तो नहीं, इतना ही जितना सुनाया है, जिसके तहत ये था कि इस मामले में एफआईआर हुई थी, उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी और उसके बाद जो कार्रवाई हुई जो होना थी हुई थी, लेकिन ये सब कुछ तब हुआ था जब मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव ने शपथ ले ली थी। सर ने जो बात कही कि बड़े नेता ने मुख्यमंत्री से कहा था कि आप पूरे प्रदेश के सीएम, ये आपको बता देता हूं कि कब कहा था। ये दरअसल केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक की जिसमें कि लोकसभा के टिकट फाइनल हो रहे थे और उन्होंने उस वक्त में उज्जैन के जो मौजूदा सांसद अनिल फिरोजिया के टिकट का विरोध किया था। उस वक्त ये स्थिति थी कि मोहन यादव लगभग एक दिन छोड़कर उज्जैन पहुंच जाते थे। वैसे भी उन्होंने अपने घर परिवार को भोपाल में शिफ्ट नहीं किया, भोपाल के सीएम हाउस में शिफ्ट नहीं किया, वो उज्जैन में ही रहता है। और ऐसी स्थिति में वो जब घर पहुंच जाते थे तब ये इस मसले को शायद उम्मीद है प्रधानमंत्री जी को ये रास नहीं आया कि वो अभी अभी सीएम बने हैं और लोकसभा के टिकट में हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि आप केवल उज्जैन के नहीं पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री, उज्जैन से बाहर निकलिए। और देखिए आखिरकार हुआ वही कि 2.5 साल बीतने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव पर अगर एलिगेशन लगा तो उसी उज्जैन के मसले पर, वहां की संपत्ति या वहां की जमीनों के मसले पर ही लगा है। तो ये जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि वो आलाकमान की नजर में भी हिमांशु भी जो बता रहे थे जिस तरह से कि ये सब कुछ संज्ञान में है और मध्य प्रदेश के बहुत सारे नेता, ये जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा है इससे कई गुना ज्यादा बहुत सारी चीजों के सबूत आलाकमान, जिसे आलाकमान में हम किसे कहते हैं, पीएम से तो कोई मिल नहीं सकता, सेकंड इन कमांड अमित शाह के पास में आप जितनी फोटो देख लीजिए, उसके बाद सोशल मीडिया पे चलती हुई सारी चीजों को देख लीजिए कि कैलाश विजयवर्गीय आज मिले अमित शाह से, आज शिवराज सिंह चौहान तो है ही, मिलते ही रहते हैं। तो ये सारी बातें आलाकमान के नॉलेज में है।
अब तो देखने की बात यह है कि आलाकमान इस पे रिएक्ट कैसे करता है, तुरंत रिएक्ट करता है, नहीं करता है, क्योंकि सबसे बड़ा यहाँ पर भी जो सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि आखिर यूपी चुनाव के पहले किसी यादव मुख्यमंत्री को हटाने की क्या हिम्मत या हिमाकत बीजेपी का आलाकमान कर पाएगा, या किसी भी तरह से डैमेज करने की या किसी भी तरीके से प्रभावित करने की हिम्मत या हिमाकत कर पाएगा। इस बीच में यहाँ पे एक किस्सा बड़ा आम है, जहां पर बात हो रही थी पुरानी बीजेपी की, नई बीजेपी की जी। ये मध्य प्रदेश का एक किस्सा है। 80 का दशक था और 80 के दशक में मुख्यमंत्री थे वीरेंद्र कुमार सकलेचा। उनके बेटे राज सकलेचा पर यह आरोप लगा कि भोपाल की प्रोफेसर कॉलोनी में एक प्लॉट जिसकी कीमत उस वक्त में 1 लाख रुपए थी, उन्हें 13,000 रुपए में मिल गया। वो इसलिए मिला क्योंकि जिसका था वो खनन कारोबारी था और खनन मंत्रालय उस वक्त मुख्यमंत्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा के पास था, किसी खदान के फेवर के बदले। उसके बाद में उस वक्त की बीजेपी न केवल वीरेंद्र कुमार सकलेचा को मुख्यमंत्री पद से हटाया, 99 तक जब तक कि वो जीवित रहे उनका बीजेपी में पूर्व मुख्यमंत्री का पुनर्स्थापन नहीं हो सका। ये उस वक्त की बीजेपी थी। वीरेंद्र कुमार सकलेचा अपने बेटे के नाम पे सस्ते में एक प्लॉट लेने के नाम पर ऐसे निपटे कि फिर कभी भारतीय जनता पार्टी के उस पद या उस प्रतिष्ठा तक नहीं पहुंच पाए। वर्तमान दौर की बीजेपी है, बाकी राजदीप सर है, हिमांशु जी है, बेहतर बताएंगे। हिमांशु जी, मेरा आपसे एक सवाल है। हिमांशु जी, ये जो कहा गया था कि तलब किया गया है, यहाँ पर ये चर्चा आम थी कि मुख्यमंत्री को तलब किया गया है। इसके उलट सूत्रों से खबर ये थी कि मुख्यमंत्री यहाँ से लगातार मिलने के लिए समय मांग रहे हैं अपनी बात रखने के लिए। तलब नहीं किया गया या समय दिया नहीं गया? देखिए, अभी तक जो है ना वो आला कमान से समय मांगा नहीं मांगा, मैंने तो अभी पहले भी कहा, ये कुछ चीजें सिर्फ मीडिया के अंदर खबरें हैं। अगर समय मांगा गया होता या सम्मन किया गया होता तो वो मोहन यादव को आना पड़ता। अब समय मांगा था, अभी तक नहीं मिला है। एक मुख्यमंत्री हैं, नितिन नवीन पार्टी के अध्यक्ष हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, जो पार्टी में संगठनात्मक चीजों को देखते हैं ज्यादातर। बीएल संतोष हैं, जो संगठन मंत्री हैं पार्टी के, वहां तो उनको समय मिल ही जाता, मांगा होता। लेकिन पार्टी इस पूरे विषय में बहुत गंभीरता से देख रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि इससे पहले ऐसा कोई मोहन यादव पे ये पहला मामला नहीं है। लैंड पूलिंग एक्ट है, कैबिनेट की वो बैठक है जिसमें नाराजगी है 2 बड़े मंत्रियों के, जिन मंत्रियों का जिक्र जो है वो भुवन कर रहे थे। और क्योंकि ये सही है कि मोहन यादव और उनके परिवार जो है वो रियल एस्टेट बिजनेस में है। 2023 में जब वो मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद कितनी जमीन नई वाली ली है, नहीं ली है, उसका पूरा ब्यौरा जो है वो खंगाला जरूर जा रहा होगा। लेकिन जब बात चली है तो दूर तक लग जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अखिलेश यादव ने जो ये बात कही कि 3 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बदलना चाहती है। देखिए, एक चीज जरूर है, अखिलेश यादव क्योंकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं और राजनीतिक तौर पर अगर मोहन यादव हटाए जाए या अन्य मुख्यमंत्री हटाए जाए तो उसका फायदा आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव उठाना चाहेंगे। तो उनकी कोशिश होगी कि वो इस तरीके से चीजें बयान दें, और अगर वो सही हो जाए तो मोहन यादव हटे या भजन लाल शर्मा या अन्य जिस मुख्यमंत्री का वो नाम ले रहे हैं उन तीनों को हटा दिया जाए, तो इसका फायदा तो कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर समाजवादी पार्टी उठाएगी ना। चलिए, तो इस हफ्ते भारतीय राजनीति की दीवार पर ऐसी कई दरारें एक साथ दिखाई दी हैं। देखते हैं कि बीजेपी के क्राइसिस मैनेजर्स इससे कैसे डील करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस बातचीत में शामिल होने के लिए।